हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCE 107 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि किस तरह कृषि क्षेत्र ने भारत में औद्योगिक विकास में योगदान दिया है। इसमें रॉ मटेरियल, बाजार की उपलब्धता और श्रम का योगदान जैसे टॉपिक्स कवर करने हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच के संबंध को डिटेल में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कृषि क्षेत्र हमेशा से भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं देता, बल्कि इंडस्ट्रीज को कई तरह से सपोर्ट करता है। कृषि रॉ मटेरियल, डिमांड और लेबर सप्लाई के रूप में इंडस्ट्रीज की मदद करता है। डेवलपिंग देश जैसे भारत में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस संबंध को समझना दोनों क्षेत्रों के समग्र विकास को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. रॉ मटेरियल का सप्लाई। कई इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, शुगर, फूड प्रोसेसिंग, जूट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगरकेन से शुगर इंडस्ट्री चलती है। इस तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली रॉ मटेरियल देता है। 2. इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए मार्केट। गांव के लोग इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जब कृषि आय बढ़ती है तो ये डिमांड और भी बढ़ जाती है। इंडस्ट्री को बैकवर्ड लिंकेज के रूप में फायदा होता है। 3. निवेश और कैपिटल फॉर्मेशन। डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में एग्रीकल्चर का सरप्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है। भारत में भी ऐसा हुआ। एग्रीकल्चर से कमाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में लगाई गई। यह सरप्लस इंडस्ट्रियल कैपिटल बनाने में मदद करता है। 4. रोजगार और लेबर का योगदान। कृषि सीजनल एम्प्लॉयमेंट देती है और एक्स्ट्रा लेबर इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाता है। गांव से शहरों में माइग्रेशन होता है, जिससे इंडस्ट्रीज को लेबर मिलता है। जैसे मुंबई और दिल्ली में रूरल एरियाज से आने वाले लोग काम करते हैं। 5. फूड सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। एग्रीकल्चर सस्ती और स्थिर फूड सप्लाई देता है, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जरूरी है। अगर फूड का भरोसा ना हो तो वर्कर्स की वेजेस बढ़ेंगी और प्रोडक्टिविटी गिरेगी। 6. इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट। गांव में रोड, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। सरकार के स्कीम्स जैसे PMGSY और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रूरल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है। 7. सरकारी नीतियों का योगदान। भारत के योजनाओं में हमेशा बैलेंस्ड ग्रोथ पर जोर दिया गया है। 5 ईयर प्लान्स में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। कंक्लूजन। कृषि क्षेत्र ने रॉ मटेरियल, लेबर और बाजार देकर इंडस्ट्रीज का विकास संभव बनाया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का विकास एक दूसरे का सहारा बनकर चलता है। इसलिए एक मजबूत कृषि व्यवस्था के बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Analyze the growth pattern of Indian industrial sector in the last 2 decades. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पिछले 20 सालों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का विकास कैसे हुआ है, उसका एनालिसिस करना है। हमें मेजर ट्रेंड्स, रिफॉर्म्स, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट और पॉलिसी इम्पैक्ट को अच्छी तरह समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। इंडिया में पिछले 20 साल में कई बड़े बदलाव आए हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने इस सेक्टर को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। FDI रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स ने इंडस्ट्रीज को नए डायरेक्शन दिए हैं। आइए देखते हैं कि ये विकास यात्रा किस तरह रही है। मेन बॉडी। 1. अर्ली 2000 लिबरलाइजेशन के बाद तेजी। 1990 के रिफॉर्म्स के बाद 2000 में इंडस्ट्रीज ने स्पीड पकड़ी। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया। IT, ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाए।
सेस बनाए गए जहां इंडस्ट्रीज को टैक्स और इंफ्रा में सपोर्ट मिला। 2. ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का असर। ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच मिलने से इंडियन इंडस्ट्रीज को नए बिजनेस माइल, आईटी और बीपीओ सेक्टर्स ने आउटसोर्सिंग का फायदा उठाया। ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन ने मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्न बनाया। 2014 में मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ, जिसका एम था मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना और एफडीआई अट्रैक्ट करना। 3. सेक्टर वाइज विकास और स्ट्रक्चर में बदलाव। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल तो था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर लॉ की वजह से चैलेंजेस आए। जीडीपी में इसका हिस्सा लगभग 16 to 17% ही रहा। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर्स ने जीडीपी और एक्सपोर्ट्स दोनों में बड़ा योगदान दिया। एमएसएमई, एम्प्लॉयमेंट देने में इंपॉर्टेंट, पर इन्हें क्रेडिट और कंपटीशन से दिक्कत रही। ग्रीन इंडस्ट्री ट्रेंड, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन बढ़ने लगा। 4. चैलेंजेस और रुकावटें। ग्रोथ अनइवन रही, कई रीजन्स पीछे रह गए। जॉबलेस ग्रोथ एक बड़ी समस्या बनी, ग्रोथ होने पर भी जॉब्स नहीं बनी। 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, 2020 का कोविड और ग्लोबल डिसरप्शंस ने एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन को हिट किया। रेगुलेटरी डिलेज, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ओल्ड लेबर लॉज भी बड़े इश्यूज रहे। 5. सरकारी योजनाएं और पॉलिसी रिफॉर्म्स। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम्स और जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स आए। डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं, भारतमाला, सगरमाला ने इंडस्ट्रीज को कनेक्ट किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक बेटर हुआ। स्किल इंडिया प्रोग्राम से स्किल्ड मैनपावर बनाने पर फोकस हुआ। कंक्लूजन, पिछले 20 सालों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र ने रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ और रीजनल इम्बैलेंस जैसे इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। अगर इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस रहे तो यह सेक्टर आर्थिक विकास का एक स्ट्रॉन्ग इंजन बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 3. Discuss the relationship between output growth and productivity growth in light of Verdon's law. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बीच का कनेक्शन समझाना है, स्पेशली वर्डॉन्स लॉ के पर्सपेक्टिव से। आपको दोनों टर्म्स डिफाइन करके बताना है कि ये थियरी कैसे इन दोनों के संबंध को एक्सप्लेन करती है। एग्जाम्पल्स और लॉजिक यूज करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आउटपुट ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का मतलब है कि कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट निकलना। वर्डॉन्स लॉ, जो पेट्रस वर्डॉन ने 1949 में दिया था, ये कहता है कि आउटपुट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। यह इकोनॉमीज ऑफ स्केल और टेक्नोलॉजी के बेटर यूज के वजह से होता है। अब हम इस रिलेशनशिप को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. आउटपुट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ क्या है? आउटपुट ग्रोथ, इसका मतलब है कि एक देश या एरिया में टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इससे जीडीपी या जीवीए के रूप में मेजर किया जाता है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, जब वही रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा आउटपुट मिलता है तो यूज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कहते हैं। ये जनरली आउटपुट पर वर्कर के रूप में मेजर होती है। दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्लोजली लिंक्ड होते हैं। 2. वर्डॉन्स लॉ, कॉन्सेप्ट और इक्वेशन। वर्डॉन्स लॉ ये कहता है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ P का रिलेशन आउटपुट ग्रोथ Q से होता है। फॉर्मूला है P इक्वल A प्लस BQ, जहां P इक्वल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, Q इक्वल आउटपुट ग्रोथ, I इक्वल कॉन्स्टेंट, B इक्वल वर्डॉन कोएफिशिएंट जो पॉजिटिव होता है। अगर B का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इसका मतलब है आउटपुट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं। इसका मेन आइडिया है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। 3. कैसे होता है ये संबंध? लर्निंग बाय डूइंग। जब फर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो उनकी स्किल्स और प्रोसेसेस बेटर हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा आउटपुट होने पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी का यूज, आउटपुट बढ़ने पर फर्म्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है टेक्नोलॉजी में, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। स्पेशलाइजेशन, वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं जब वो एक स्पेसिफिक काम में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। 4. इंडिया में इसका एग्जाम्पल या रेलेवेंस।
डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वर्डॉन्स लॉ काफी रेलेवेंट पाया गया है। इंडिया के ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इट जैसे सेक्टर्स में भी ये संबंध दिखता है, जहां आउटपुट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। लेकिन एग्रीकल्चर जैसे लेबर इंटेंसिव एरियाज में ये लॉ कम काम करता है, क्योंकि मैकेनाइजेशन कम है। स्टेट्स जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में हायर आउटपुट की वजह से बेटर प्रोडक्टिविटी देखी गई है। कंक्लूजन, वर्डॉन्स लॉ ये दिखाता है कि जब आउटपुट बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में। इंडिया के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम आउटपुट ग्रोथ को पुश करें तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जो पूरे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Describe the causes of regional imbalances in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत के कुछ रीजन्स तो बहुत डेवलप्ड हैं लेकिन कुछ जगह अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमें ये समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल रीजन्स इसके लिए जिम्मेदार है। एग्जाम्पल्स के साथ कैटेगरीज भी देनी चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है देश के अलग अलग हिस्सों में डेवलपमेंट का असमान वितरण। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, वैसे बिहार, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट अभी भी पिछड़े हुए हैं। इन अंतर को समझना जरूरी है ताकि भारत का बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। इसके पीछे कई हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और पॉलिसी रिलेटेड रीजंस है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश राज का प्रभाव। अंग्रेजों ने सिर्फ पोर्ट सिटीज जैसे मुंबई और कोलकाता में डेवलपमेंट किया, बाकी रीजन्स नेग्लेक्ट हुए। ये शुरुआती गैप आज तक चला आ रहा है। भौगोलिक समस्याएं। नॉर्थ ईस्ट या राजस्थान जैसे रीजन्स में टेरेन, क्लाइमेट और जमीन की क्वालिटी डेवलपमेंट में रुकावट बन जाती है। प्राकृतिक संसाधन का असमान वितरण। झारखंड और छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेस तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन्हें उस करने के लिए। 2. आर्थिक और औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग। इंडस्ट्रीज यूएनएचआई स्टेट्स में बनी जहां पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था। बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री नहीं गई। निजी पूंजी की कमी। इन्वेस्टर्स बैकवर्ड एरियाज में पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि वहां बेसिक फैसिलिटीज और ट्रेन्ड मैनपावर नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। रोड्स, पावर, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट जैसे फैसिलिटीज की कमी से विकास रुक जाता है। 3. सरकारी नीति और प्लानिंग की कमियां। खामी वाली प्लानिंग। 5-year प्लान्स और रीजनल पॉलिसीज होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कमजोर रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फंड्स और डिसीजन मेकिंग ज्यादा सेंट्रल लेवल पे होता है, जिससे लोकल प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। कृषि की उपेक्षा। एग्रीकल्चर अभी भी कई स्टेट्स में बैकवर्ड है, जिसका असर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर पड़ता है। 4. सामाजिक और राजनीतिक कारण। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में एजुकेशन और हेल्थ केयर में कमी से ह्यूमन डेवलपमेंट स्लो है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पुअर गवर्नेंस से ग्रोथ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं। सामाजिक पिछड़ापन, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं की पार्टिसिपेशन की कमी भी इंक्लूसिव ग्रोथ को रोकती है। 5. केस एग्जाम्पल्स। बिहार वर्सेस गुजरात। गुजरात ने इंडस्ट्री और पॉलिसी के जरिए आगे बढ़कर एग्जाम्पल सेट किया, जबकि बिहार गवर्नेंस और इकोनॉमी में अभी भी पीछे है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण। इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल ध्यान न मिलने से ये रीजन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। कंक्लूजन। भारत में रीजनल इम्बैलेंस का कारण है एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिसी और गवर्नेंस सब इसमें रोल प्ले करते हैं। इसको दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और इंक्लूसिव पॉलिसीज की जरूरत है। नेशनल यूनिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Explain the concept of a model firm. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मॉडल फर्म का मतलब समझाना है, मतलब ऐसी फर्म जो किसी ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमन या रिप्रेजेंटेटिव हो। इसका क्या रोल है, इसका उस किस लिए होता है, और इस कॉन्सेप्ट के AASPAAS की थियोरीज को भी एक्सप्लेन करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन।
मॉडल फर्म का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी फर्म को रिफर करता है जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स रखती हो, जैसे साइज, प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट। मॉडल शब्द मोड से आया है, जो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा बार आने वाले वैल्यू को दिखाता है। मॉडल फर्म के थ्रू इकोनॉमिस्ट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेटर समझने की कोशिश करते हैं। मेन बॉडी। 1. मॉडल फर्म का अर्थ और परिभाषा। मॉडल फर्म वो फर्म होती है जो किसी सेक्टर के डाटा में सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री में ज्यादातर फर्म्स में 50 वर्कर्स काम करते हैं, तो 50 वर्कर्स वाली फर्म मॉडल फर्म हो सकती है। ये किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पर डिफाइन होती है, जैसे प्रोडक्शन, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। 2. इसका प्रयोग और उद्देश्य। मॉडल फर्म को इकोनॉमिस्ट्स बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं, कंपैरिजन और एनालिसिस के लिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पैटर्न समझने में मदद मिलती है। सर्वेज और रिपोर्ट्स में प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट और एफिशिएंसी जैसी चीजें मॉडल फर्म के बेसिस पर बताई जाती है। 3. मॉडल फर्म की विशेषताएं। ये एक एवरेज टाइप की फर्म होती है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट में इसका बिहेवियर कॉमन होता है। इसका डेटा पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस होता है। 4. इकोनॉमिक एनालिसिस में इस्तेमाल। CSO जैसे इंस्टीट्यूट्स जब सर्वेस करते हैं, तो मॉडल फर्म का डेटा यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाते वक्त भी इस कॉन्सेप्ट से पॉलिसी का इफेक्ट समझा जा सकता है। लेबर एनालिसिस में भी मॉडल फर्म के थ्रू एवरेज एम्प्लॉयमेंट और वेज को स्टडी किया जा सकता है। 5. इस कॉन्सेप्ट की सीमाएं। मॉडल फर्म थियरी बेस्ड होती है, रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट वैसी फर्म एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट इनोवेटिव या आउटलायर फर्म्स को इग्नोर कर देता है जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ती है। हर सेक्टर में फर्म्स अलग होती है, तो हर जगह मॉडल फर्म का लॉजिक अप्लाई नहीं होता। कंक्लूजन। मॉडल फर्म का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में एक सिंपल और इफेक्टिव टूल है जिससे पूरे सेक्टर का एक सामान्य चित्र मिलता है। इससे रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को काफी मदद मिलती है। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस है, फिर भी ये एक यूजफुल अप्रोच है इंडस्ट्रियल पैटर्न्स और परफॉर्मेंस समझने के लिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 6. Explain how domestic policies of an economy affect foreign investment. Question explanation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक देश की अंदर की नीतियां, जैसे कि टैक्स, ट्रेड और बिजनेस से जुड़ी पॉलिसीज, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर असर डालती है। आंसर में हमें बताना है कि किन डोमेस्टिक फैक्टर्स से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट या डिस्करेज होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी दूसरे देश से कैपिटल का इनफ्लो, जैसे कि बिजनेस खोलना, असेट्स खरीदना या शेयर्स में पैसा लगाना। डोमेस्टिक पॉलिसीज वो रूल्स और नीतियां होती हैं जो सरकार अपने देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बनाती है। इनका फॉरेन इन्वेस्टर्स पर सीधा असर पड़ता है। अगर पॉलिसीज फ्रेंडली है तो इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर नहीं तो इन्वेस्टर हेजिटेट करेगा। मेन बॉडी। 1. रेगुलेशंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जहां रूल्स सिंपल होते हैं, अप्रूवल फास्ट मिलता है और ट्रांसपेरेंसी होती है, वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जैसे इंडिया ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव की क्योंकि ऑनलाइन अप्रूवल्स और सिंगल विंडो क्लियरेंस इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर पेपरवर्क ज्यादा हो, रूल्स कंफ्यूजिंग हो या करप्शन हो, तो इन्वेस्टर्स बैक स्टेप लेते हैं। 2. टैक्सेशन पॉलिसीज और इंसेंटिव्स। कम कॉर्पोरेट टैक्स, SEZ और टैक्स हॉलिडे जैसी स्कीम्स इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। मॉरिशस का एग्जाम्पल लो, DTAA की वजह से वहां से इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया। GST का इम्प्लीमेंटेशन भी एक पॉजिटिव स्टेप था, जिससे टैक्स सिस्टम यूनिफॉर्म और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना। 3. लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। अगर काम पर रखना या हटाना आसान हो, तो इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत ज्यादा रिजिड लेबर लॉज या स्ट्रॉन्ग यूनियंस फॉरेन कंपनीज को हेजिटेट करवाते हैं। इंडिया ने नए लेबर कोड्स के थ्रू इनमें रिफॉर्म करने की कोशिश की है। 4. ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ स्ट्रक्चर। ओपन ट्रेड और कम इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है। अगर टैरिफ्स हाई हैं या प्रॉफिट रिपैट्रिएशन में रुकावट है, तो इन्वेस्टर रिस्क मान के नहीं आता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे एशियन में मेंबरशिप भी FDI के लिए बेनिफिशियल होती है। 5. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीगल सिस्टम।
स्टेबल गवर्नमेंट और प्रिडिक्टेबल लॉज से इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनता है। अगर पॉलिसी बार बार बदलती हो या लीगल सिस्टम वीक हो तो रिस्क परसेप्शन बढ़ जाता है। इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप और जुडिशरी एक पॉजिटिव पॉइंट है, हालांकि ब्यूरोक्रेसी में अभी भी काफी चैलेंजेस है। 6. सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। कुछ सेक्टर्स में एफडीआई को प्रमोट किया जाता है जैसे डिफेंस या टेलीकॉम, और कुछ में रिस्ट्रिक्शंस है जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल। इंडिया ने डिफेंस और सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नॉर्म्स लिबरलाइज किए हैं, लेकिन मीडिया और एग्रीकल्चर जैसे एरियाज में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है। कंक्लूजन, डोमेस्टिक पॉलिसीज का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर पॉलिसीज इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, गवर्नेंस स्टेबल हो और रिफॉर्म्स क्लियर हो तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर पॉलिसीज अनक्लियर या रिस्ट्रिक्टिव हो तो इन्वेस्टर दूर हो जाता है। इसलिए हर कंट्री को अपनी नीतियां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।